नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामवती साहू। आज हम पढ़ाई करेंगे कक्षा 9वीं, इकाई 5 हरित कौशल ग्रीन स्किल्स, सत्र 1 समाज और पर्यावरण के अंतर्गत भाग 2। जैसे कि पहले हमने भाग 1 में जाना पृष्ठभूमि, समाज और पर्यावरण के बारे में, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जल संसाधन, वन संसाधन, खनिज, वायु, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना सत्र 1 के भाग 1 में। ठीक है, अब हम पढ़ाई करते हैं भाग 2, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जो मानवीय गतिविधियां हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जो मानवीय गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे संसाधनों का अतिदोहन करना, प्रदूषण, वनों का विकास, खनन, प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश, विनिर्माण आदि शामिल है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं अतिदोहन। यह संसाधनों का उपभोग उनकी उत्पत्ति या पुनरावृत्ति से अधिक किए जाने के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब कि जो भी हमारे पास आज चीज़ अवेलेबल है, अगर उसकी उत्पत्ति या पुनरावृत्ति से अधिक किए जाने के परिणाम स्वरूप अतिदोहन होगा। इसका अर्थ है कि जब हम प्रजातियों का दोहन उसकी प्राकृतिक आबादी द्वारा ठीक कर सकने की गति से अधिक तीव्र गति से करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। आज देखा होगा, आज हमारे वनों में कई प्रकार के औषधीय पौधे हैं, कई प्रकार के ऐसे पौधे हैं जो हमारे लिए औषधीय रूप में काम आते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए काम आते हैं या किसी अन्य रूप में, लेकिन वो पूरी तरह से विलुप्त हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अतिदोहन हो रहा है, उनका आवश्यकता से अधिक उनका उपयोग किया जा रहा है और जितनी उनकी उपज नहीं है उन औषधियों की, जितनी उनकी ग्रोथ नहीं है, उससे ज़्यादा उनको काटा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद खनन। अयस्क प्राप्त करने के लिए पृथ्वी की सतह से नीचे खानें खोदी जाती हैं। इसके पश्चात धातुओं, रत्नों, खनिज आदि जैसे मूल्यवान तत्वों को निकालने के लिए अयस्कों को परिष्कृत किया जाता है। ठीक है, खनन मतलब कि जो खाने होती है उनको जो खोदते हैं उसमें से कुछ ना कुछ खनन निकलता है, अयस्क प्राप्त करते हैं, राइट, जिसमें धातुएं हो सकती हैं, खनिज हो सकते हैं आदि मूल्यवान तत्वों को निकालने के लिए अयस्कों को परिष्कृत किया जाता है। वनों की कटाई। यह वन अथवा वनों की कटाई है जहां भूमि को गैर वन उपयोग के लिए परिवर्तित किया जाता है, जैसे कृषि और आवासों का निर्माण। इसके परिणाम स्वरूप वन में रहने वाले कई पौधे और जीवों का आवास नष्ट हो जाते हैं। इससे पौधे और जानवरों की प्रजातियां भी विलुप्त हो सकती हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक गिद्ध की एक वर्ड आया था कि जो एक गिद्ध होता है उसकी कुछ प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी, क्योंकि वनों में कटाई जब होती है, कटाई क्यों हो रही? ताकि लोगों को आवास मिल सके, वहाँ लोग अपना घर बना सकें, ठीक है, और कृषि कर सकें। तो वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं वो या तो वहाँ मर जाते हैं या वहाँ से कहीं और पलायन कर जाते हैं या उन्हें कोई और लोग उनको नुकसान पहुँचा देते हैं, तो जिससे उनकी जो जातियाँ, प्रजातियाँ वो विलुप्त होती जा रही हैं। उसके बाद करते हैं पोल्यूशन की, प्रदूषण। पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पोल्यूर से हुई है, जिसका अर्थ है नष्ट करना या दूषित करना। प्रदूषित करना, दूषित करना एक प्रकार का नष्ट करना ही है,
जब कोई चीज़ अगर खराब हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी, मतलब कि वो नष्ट हो चुकी है या नष्ट होने के उसमें सिम्टम्स आ गए हैं। प्रदूषण प्रदूषकों के कारण होता है जो ठोस, द्रव या गैसीय प्रकृति में होते हैं। प्रदूषण ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव्य में भी हो सकता है और गैसीय प्रकृति में भी होते हैं। प्रदूषण हमारे परिवेश में अवांछनीय परिवर्तनों का प्रभाव है जिसका पौधों, जंतुओं और मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मानव गतिविधियों के कारण प्रदूषक उत्पन्न होते हैं जिनका हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जितने भी प्रदूषक हैं वो मानव गतिविधियों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कारखाने पानी और बिजली की बहुत खपत करते हैं और वायु, भूमि और उद्योगों के कारण होने वाला जल प्रदूषण सबसे गंभीर समस्या हो सकता है। आज हमारे पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 2.5% पानी है जिसको हम पीने योग्य बनाते हैं या पीने योग्य हम बोल सकते हैं। ठीक है, 1/4 1/3 भाग जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, बेजीवाश्म ईंधन के उपयोग में होने वाले उत्सर्जनों से भी वायु को प्रदूषित करते हैं। मतलब कि जो हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं उससे होने वाले उत्सर्जनों से भी वायु को प्रदूषित होता है। सपोज अगर हम कोयला जलाते हैं तो कोयला से भी गैस निकलती है, धुआं निकलता है जो कि वायु को प्रदूषित करता है। इन उत्सर्जनों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है जो जीवधारियों के लिए उपयोगी या उपयोगी नहीं है या हानिकारक है। मतलब कि जो जीवाश्म ईंधनों से जो उत्सर्जित गैसें हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी की सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक है या मानव जाति के लिए हानिकारक है। ठीक है, प्रदूषण के 2 प्रकार जिसे तालिका में दी है। एक वो प्रदूषक जो विघटित हो सकते हैं और प्रदूषक जो विघटित नहीं हो सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं जो विघटित हो सकते हैं। प्रदूषक जो स्वाभाविक रूप से सरल हानि रहित पदार्थों में टूट जाते हैं, नमी और जीवाणुओं की क्रिया द्वारा जैव आक्रमणशील प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे वनस्पति अवशिष्ट, सीवेज अवशिष्ट, कागज, लकड़ी, गोबर, जैविक खेती में कृषि अपशिष्ट आदि। मतलब ये आसानी से टूट जाते हैं, हानि रहित पदार्थों में टूट जाते, जैसे अपशिष्ट हो गया, कागज, लकड़ी, ये सभी के सभी एक प्रकार का खाद बनाने के लिए काम आ जाते हैं। तो ये विघटित हो जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं पोषक तत्वों के रूप में वापस से आ जाते हैं जो विघटित नहीं हो सकते हैं। राइट, अब वो कौन कौन से हैं? प्रदूषक जिन्हें सरल और हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, जैसे बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहा जाता है, जो प्रदूषक के कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव जैसे सैकड़ों वर्ष तक रहेगा। जैसे प्लास्टिक, कीटनाशक, पीड़कनाशक, जो पीड़कनाशक होते हैं रसायन, जैसे पारा या सीसा, एल्युमिनियम और कांच। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक उदाहरण, प्लास्टिक। अगर आज प्लास्टिक एक मिट्टी में दब गया है और वो अगर उसको हज़ारों साल बाद भी हम अगर उस प्लास्टिक को निकालेंगे तो वो एज इट इज़ फॉर्म में मिलेगा क्योंकि वो गलता नहीं है। प्लास्टिक वो मिट्टी को ऑब्जर्व नहीं करेगा, मिट्टी में वो मिलेगा नहीं। वो जिस फॉर्म में आज डाला है उसी फॉर्म में, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें कुछ फ़र्क दिखे लेकिन वो पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिलेगा। कीटनाशक, आज हम सोचते हैं जो कीटनाशक हम जो छिड़काव कर रहे हैं अपनी कृषि में, मिट्टी में जो हम कीटनाशक रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम जिस पौधे के लिए कर रहे हैं उसमें तो हमें लग रहा है कि हमें फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसमें कीटनाशक डालने पे कीड़े नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो हमारी मिट्टी के लिए बहुत लंबे समय तक के लिए हानिकारक रहेगा क्योंकि मृदा का जो उपजाऊपन है, मृदा की जो क्वालिटी है, उसका जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे क्षरण होती जा रही है, उसका धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है क्योंकि आज हम केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, पारा, सीसा, एल्युमिनियम, कांच इत्यादि ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी कंडीशन में
मिट्टी में डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं, मिट्टी में किसी तरह से घुल नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ये विघटित ना होने वाली चीज़ें हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार कुछ कारक निम्नानुसार हैं, जैसे वाहन से निकलने वाले निकास धुएं हवा को प्रभावित करते हैं। कृषि में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी और मिट्टी के जो पीएच लेवल होता है उसमें क्षारीयता का प्रभाव होता है, या मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो भी हम कीटनाशक डालते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बल्कि एक मृदा को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनको हानि होती है। प्लास्टिक के कचरे जैसे बोतल, बैग आदि जमीन और समुद्र पर फेंके जाने से पानी प्रदूषित हो जाता है, वनस्पति और जीवों को नष्ट कर देता है। एक आज देखा होगा जगह जगह आ रहा है, कहीं गंगा अभियान चल रहा है तो कहीं नर्मदा अभियान चल रहा है, कभी समुद्र के किनारे उसको सफाई का काम चल रहा है, बहुत सारे एंड नंबर ऑफ काम चल रहे हैं जहाँ पर पानी को प्रदूषित होने से बचाने के कार्य हो रहे हैं। खतरनाक गैसें जैसे फ्लोरोकार्बन, CFC, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हवा में छोड़ी जाती हैं। ठीक है, इनसे भी नुकसान होता है। अब इसमें कुछ प्रकार दिए गए हैं कि प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं और क्या क्या हैं। हाँ, जैसे भूमि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। क्या है ये? भूमि प्रदूषण, हानिकारक पदार्थों के कारण भूमि को होने वाला नुकसान भूमि प्रदूषण के रूप में माना जाता है। हानिकारक पदार्थों के जुड़ाव और बैक्टीरिया के कारण रोग और अन्य सूक्ष्म जीवों नदियाँ, झीलें, महासागरों में जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण होता है। वायु में हानिकारक गैसें और कणों के जुड़ाव से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अगर भूमि प्रदूषण है, पैचिस, हैजा, टाइफाइड जैसे रोग होंगे। वनों, खेतों और घरों में उपयोग के लिए कम भूमि उपलब्ध होगी, ये भूमि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। उसके बाद जल प्रदूषण है, तो उसके प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? रोग जैसे पेचिस, दस्त, पीलिया, टाइफाइड आदि। उसके बाद स्थानीय आय जैसे मछली पकड़ना, पर्यटन आदि प्रतिकूल पर प्रभाव पड़ता है, और पीने योग्य जो पानी है उसमें कमी होगी। अब वायु प्रदूषण है, हृदय और श्वास संबंधी समस्याएं और कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जलवायु परिवर्तन, सूखा, अकाल और बाढ़, ये सारे के सारे प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। क्यों होता है? अब भूमि जो प्रदूषण है वो क्यों होता है? वनों की अत्यधिक कटाई या अतिदोहन हो सकता है। हानिकारक कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग करना हो सकता है। खनन और भारी निर्माण हो सकता है। सीवेज, शौचालय, अपशिष्ट घरों, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट और रासायनिक अपशिष्टों को निकालना। कई बार देखा होगा बहुत केमिकल से भरे हुई चीज़ों या टैंकर्स को लोग पानी में बहा देते हैं, या कोई ऐसी जगह पर किसी चीज़ को छोड़ के केमिकल को डाल जाते हैं जहाँ पे आसपास की भूमि को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है या बहुत ज़्यादा उसका क्षरण हो जाता है। देन जल प्रदूषण क्यों होता है? पानी में अपशिष्ट फेंकना, जो खराब चीज़ें हैं उसको पानी में बहा देना, उससे जल प्रदूषण होता है। सीवेज लाइनों का रिसाव, घरों, खेतों और कारखानों में अपशिष्ट जल कर निकलना, जहाज़ों के आकस्मिक तेल रिसाव। आपने अभी जस्ट एक मॉरिशस की एक कहानी आपने देखा होगा। मॉरिशस में क्या हुआ था, एक जहाज़ था, वो जहाज़ का कुछ हिस्सा जो था वो टूट गया था, जिसमें कई हज़ारों टन ऑयल भरा हुआ था। ठीक है, अब उस तेल का क्या हुआ कि जब वो आई थिंक मॉरिशस से मैक्सिको सिटी के आसपास कहीं पे वो जहाज़ का जो तेल में रिसाव होने लगा था, और वहाँ के जो आसपास का समुद्री जो तट था वहाँ पे क्या हो गया था, पूरा का पूरा तेल का रिसाव जम चुका था। तेल मतलब जो ब्लू पानी होना चाहिए वो ब्लैक में कन्वर्ट होने लगा था। तो वहाँ के आसपास के लोगों की समस्याएं बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होने लगा, तेल रिसाव होने लगा, पर्यटक का आना बंद हो गया। वहाँ उनके जो पीने का जो पानी था उस पानी में भी उसकी स्मेल, गंध आने लगी थी, और उनका पानी का भी जो रंग रूप है वो चेंज होने लगा था।
ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे समुद्र में जो तेल के जहाज चलते हैं, जो तेल को आयात निर्यात होता है, कई बार अगर उनमें रिसाव हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेते हैं। इसी तरह से आई थिंक रूस का भी एक इश्यूज़ हुआ था कि वहाँ पे एक जो कंटेनर्स होते हैं ऑयल के, वो एक पिलर का धंस जाने से वहाँ पे पूरा का पूरा एरिया में तेल जो रहता है, क्रूड ऑयल होता है, वो फैल चुका था, जिससे एक प्राकृतिक आपदा वहाँ पे घोषित कर दी गई थी, राइट। तो वो भी एक जल प्रदूषण के अंतर्गत है। देन वायु प्रदूषण की बात करते हैं। ईंधनों का जलना, यातायात से धुआं, फसलों का अपशिष्ट और अवशेष जलाना, कीटनाशक और उर्वरक, कारखानों से निकलने वाला धुआं, निर्माण से धूल, ठीक है। मतलब कि जो ईंधन जलते हैं उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। यातायात के जो साधन चलते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि उससे धुआं निकलता है। जो धुआं निकलता है वो एक नुकसानदायक होता है, इसीलिए आज सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। अवशिष्ट जलाना या किसी प्रकार का अवशेष को जलाना, हो सकता है बहुत सारा प्लास्टिक का कारखाना है, प्लास्टिक बहुत सारा अवशिष्ट मात्रा में निकला जो ख़राब हो चुका है, जिसको डिस्ट्रॉय करना है, जिसको वो रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, तो उसको जला देते हैं, उससे भी धुआं निकलता है, वो भी नुकसानदायक है, ठीक है। कारखानों से निकलने वाला धुआं, निर्माण में धूल, ये सभी चीज़ें वायु प्रदूषण को प्रदूषित करती हैं। इसे कैसा रोका जाए? अब भूमि प्रदूषण है, अपशिष्ट को कम करें, अवशिष्ट उत्पादों को अलग करें, पेड़ लगाएं, प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीकों को अपनाएं, बायोडिग्रेडेबल जो वस्तुएं उनका उपयोग करें, जो विघटित हो सकती हैं उन चीज़ों का उपयोग करें, ठीक है। भूमि के बाद हम जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? अवशिष्ट को जल निकायों में ना फेंकें, रसायन, मेडिसिन, तेल आदि को नालियों में ना फेंकें, सीवेज और कारखानों में अपशिष्ट का उचित उपचार सुनिश्चित करें, पानी का उपयोग समझदारी से करें। किसी भी तरह के अवशेष या अवशिष्ट को हमें पानी में नहीं फेंकना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी रसायन, मेडिसिन, तेल आदि को नालियों में ना फेंके, इससे भी हमारा जल प्रदूषण जो है वो बच जाएगा। उसके बाद ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों का उपयोग करें, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नहीं चलाएं। अब जो प्रदूषण फैलाते उन वाहनों को नहीं चलाना है, हमें किस चीज़ का उपयोग करना है? सीएनजी का, जो कि धुआं रहित है, जिससे किसी भी तरह का वायु को प्रभाव नहीं करेगा, वायु प्रदूषण को। अभी हमने पढ़े थे सत्र 1 में ही हमने पढ़ा है कि ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत और गैर नवीनीकरणीय, तो ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना है जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो। दूसरों को बेकार और बचे हुए फसलों को जलाने से रोके। जनरली हमने देखा होगा हरियाणा और पंजाब, एनसीआर का जो एरिया है, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली का जो एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है पराली को जलाने का। मतलब कि जो गेहूं के ठूठ होते हैं, जो गेहूं का जो चारा बचता है गेहूं की फसल काटने के बाद, उसको वहाँ पे जला दिया जाता है, जिससे कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे फसलों को जलाने के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पूरे के पूरे दिल्ली जैसी सिटी में देखने को मिलता है। वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत हो जाता है। वहाँ आप देखेंगे इतना ज़्यादा फॉग जैसा दिखेगा, आपको ये फील होगा कि शायद ये फॉग है, लेकिन वो फॉग नहीं होता है। वहाँ पे जो पराली होती है, जो हमारे यहाँ अपनी भाषा में बोल सकते हैं नरवाई को जो जलाने के कारण जो धुआं होता है, क्योंकि एक साथ कई एकड़ ज़मीनों में गेहूं की फसल के बाद जो पराली होती है उसको जला दिया जाता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा वायु प्रदूषण होता है। सो उस पराली को हम ना जलाएं, ठीक है। फसलों को जलाने से रोकें जो पराली है। हानिकारक गैसों को छोड़ने वाले कीटनाशक और उर्वरकों से बचें। मतलब कि कोई ऐसे कीटनाशक का उपयोग कर रहा है, कोई ऐसे उर्वरक का उपयोग कर रहा है अगर हम, जो कि हानिकारक गैसें छोड़ती हैं हमारे वायुमंडल के लिए, तो हमें उनसे भी बचना है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। उसके बाद जलवायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, उसके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है।
उसके बाद आपको एक नोट बनाना है, आपको लिखना है कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो क्या है, ठीक है, उसके विषय में भी जाने। उसके माध्यम से आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये आपके लिए एक प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि 3R, जिसको आज बार बार बोला जाए कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 3R को अपनाना है, प्रदूषण मुक्त बनाना है। हमारा जो आसपास का वातावरण है उसको प्रदूषण से मुक्त बनाना है। जैसे कम प्रयोग, पुनः चक्रण करना, मतलब कि रिड्यूस करना, मतलब कि उस चीज़ का कम उपयोग करना, ठीक है। कम प्रयोग, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण समान रूप से मुख्य 3 ऐसे घटक हैं जिससे आप पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना सकते हैं। कम प्रयोग, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण, ठीक है। कम प्रयोग करना, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं हो उसका प्रयोग ना करें, ठीक है, अननेसेसरी उसका उपयोग ना करें। यदि हम स्रोत का कम उपयोग करते हैं तो अपशिष्ट उत्पन्न होने की संभावना भी कम होती है। पुनः प्रयोग करें, अन्य प्रयोजनों के लिए सामग्री को पुनः प्रयोग करें, जैसे पुराने शर्ट या महिलाओं के पुराने सूट से तकिया कवर या सफाई के लिए कपड़े बनाएं। मतलब कि हमें, सपोज हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो हमें वन टाइम यूज़ वाली बॉटल का यूज़ नहीं करना है, राइट। क्यों? क्योंकि वो या तो रिसाइकल हो तो ठीक है या उसका रीयूज़ हो जाए तो ठीक है, बट हमें अगर ऐसे डिस्ट्रॉय करनी पड़े, अगर ऐसे हमने किसी ज़मीन में फेंक दिया उस प्लास्टिक को, तो कहीं ना कहीं वो हमारी मिट्टी के लिए हानिकारक होगी। तो पुनः यूज़ करने वाली चीज़ों को उपयोग करें। पुनः चक्रण, पुनः चक्रण अपशिष्ट के कुछ घटकों को पुनः उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग आर्थिक मूल्य में हो सकता है। पुनः चक्रण का प्रत्यक्ष लाभ है, जैसे उत्पादन के दौरान किए जाने वाले ऊर्जा संसाधनों में कमी का संरक्षण और प्रदूषण स्तर को कम करना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आपको उनको भी पढ़ना है। उसके बाद पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए कौन से कार्य से बचना चाहिए, कौन सा कार्य आपको चुनना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, जलती हुई सामग्री, उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में गेहूं या चावल के भूसे को जलाना, इससे हमें बचना है। एयर कंडीशनरों के स्थान पर प्राकृतिक वेंटिलेशन और पंखों का उपयोग करना। एयर कंडीशन जो हम लोग एसी का उपयोग भी करते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो गैस निकलती है वो नुकसानदायक होती है। तो उसकी जगह पे हमें कोशिश करना है कि जो प्राकृतिक वेंटिलेशन होता है हमारे घरों में, सपोज़ हमें खिड़कियां देना है, रोशनदार कमरे देना है, इनका उपयोग करें। ऊर्जा का उपयोग, आवश्यकता नहीं होने पर बिजली या रोशनी और या उपकरणों को बंद करना। अगर हमें किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है तो हमें बिजली के किसी भी उपकरणों का उपयोग नहीं करना है। हमें लाइट से जितनी ज़रूरत है उतनी देर के लिए ऑन रखना है, उसके बाद में उसको स्विच ऑफ कर देना है। फ़ैन अगर अननेसेसरी फ्री चल रहा है, कोई वहाँ पर नहीं बैठा, तो उसको बंद कर देना है। इन सभी चीज़ों से हमें बचना है। सार्वजनिक परिवहन, बस और साइकिल का उपयोग करते हुए सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करना। क्या चुनना चाहिए? हमें सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करना चाहिए। अगर 50 व्यक्ति हैं और 50 गाड़ियों से जा रहे हैं तो उससे कितना प्रदूषण होगा, लेकिन वही अगर 50 व्यक्ति एक बस में जाते हैं तो उसका उपयोग कितना कम होगा, सोर्स का मिनिमाइज होगा, ठीक है। जल प्रदूषण, नदियाँ और झीलों में कचरा फेंकने से बचना है। बगीचों में पौधों को पानी देने, बारिश के माध्यम से जमा किए गए वाटर पानी और पुनर्नवीनीकरण किए जाने वाले पानी का उपयोग करना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आपको चुनना है। अवशिष्ट, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करें, इससे आपको बचना है। फेंकने से पहले कचरे को अलग करना ताकि बायोडिग्रेडेबल कचरे से उपयोग किया जा सके। मतलब कि आपको ऐसे चीज़ों का उपयोग करना है, ऐसे कचरे का जिसको विघटित किया जा सके, जिसको वापस से किसी चीज़ में उपयोग में लाया जा सके। भोजन में रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग करने से हमें बचना है। हमें फोकस करना है कि हमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक पदार्थों का उपयोग करना है। किसी भी तरह का हमें केमिकल यूज़ का उपयोग नहीं करना है। वन के पौधे, कागज़ का अधिक उपयोग से बचना चाहिए, ठीक है।
कागज़ आधारित उद्योग बनाने के लिए पुनः उपयोग करना चाहिए। अगर कागज़ का उपयोग किया है और अगर वो ख़राब हो गया है तो वापस से उसको हमें पुनः बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जैसे पानी है, पानी के अधिक उपयोग से बचना चाहिए। स्नान के दौरान बाल्टी में भरे पानी का उपयोग करके स्नान के दौरान जो पानी को हमें कम करना चाहिए। हमें पर लीटर पर व्यक्ति के हिसाब से पानी को पूरा डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, कुछ प्रायोगिक गतिविधि दी गई है, उस प्रायोगिक गतिविधि को भी आपको पढ़ना है कि प्रायोगिक गतिविधि में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आपको उनको भी देखना है। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं कि समाज और पर्यावरण के बीच में संबंध का वर्णन करना है। समाज और पर्यावरण है, उसके बीच में कौन कौन सा संबंध होते हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। और सामान्य पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करना है। ठीक है, प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं इसके बारे में आपको जानना है। प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रदूषण कैसे फैलता है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अब हम अगले सत्र में पढ़ेंगे सत्र 2, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।